चलिएगा, तो अब हम डिस्कशन करेंगे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के ऊपर, और जिनका टेनर रहता है 1856 टू 1862। और अगर हम इनके शासनकाल के अगर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं कि 1856 से अगर 1862 तक इन्होंने वर्क किया है एज अ गवर्नर जनरल एंड एज अ फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो इस दौरान आप लोग देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ है या सबसे मुख्य घटना जो घटी है वो हुआ है रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में जो विद्रोह हुआ है, आपसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आंसर जो होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के समय ही रिवोल्ट हुआ था 1857 का। तो ये एक इवेंट होता है इनके शासनकाल में। दूसरा इवेंट क्या होता है, तो 1857 के रिवोल्ट के बाद आप सभी को पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है, और बाई थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड वी कैन से दैट टू द ब्रिटिश क्राउन। तो फिर क्या होता है, इस अधिनियम के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार जो भारत का शासन था, जो भारत का प्रशासन था, वो EIC से ट्रांसफर करके किसे चला जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को चला जाता है या ब्रिटिश क्राउन को चला जाता है। ठीक है, तो ये एक इवेंट देखने को मिलता है इन्हीं के शासनकाल में। तीसरी इंपॉर्टेंट इवेंट जो होती है वो ये होती है 1861 में, इन्हीं के टेनर में 1861 में पास होता है इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, और इस काउंसिल एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया जाता है, विभागीय प्रणाली शुरू की जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनके शासनकाल को इस तरह से भी देखा जाता है कि इनकी जो पॉलिसी थी थोड़ी सी मिल्ड थी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल थी। ठीक है, इन्होंने एक मिल्ड पॉलिसी को फॉलो किया है, एक दयालुपूर्ण गवर्नर जनरल के रूप में या वायसराय के रूप में इंडिया में शासन किया है। तो क्या होता है कि इनके समय पर जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो कंसेप्ट लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी, उस डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक इवेंट हमें देखने को मिलता है कि विथड्रॉल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, जो डलहौजी की हड़प नीति थी या जो हड़प नीति थी या व्यवगत का जो सिद्धांत था उसे वापस ले लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे इवेंट्स जो हैं वो इनके समय पर आते हैं, जैसे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में पास होता है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास किया जाता है। ठीक है, इंडियन पेनल कोड बनकर तैयार हो जाता है, भारतीय दंड संहिता बनकर तैयार हो जाती है। इन्हीं के समय पर हम देखते हैं 1859 1859 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हमने पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिवोल्ट आफ्टर 1857, 1857 के बाद में होने वाले विद्रोह। तो 1859 टू 1860 यहाँ पे एक रिवोल्ट हमने देखा है बंगाल में होने वाला, जिसे बोलते हैं बंगाल में नील विद्रोह। ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट या इंडिगो रिवेलियन हमने पढ़ा था, बंगाल में हुआ था, जो कि 1859-60 के दौर में। ठीक है, तो वो किसके शासनकाल में हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही बंगाल में एक नील विद्रोह हुआ था, एक नील आंदोलन हुआ था। ठीक है, बंगाल में बंगाल और बिहार के किसानों के द्वारा, खासतौर से बंगाल के किसानों के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स जो हैं वो किसके समय पर हुए हैं, किसके शासनकाल में हुए हैं, तो ये सारे इवेंट्स हुए हैं लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं, इन्हें आगे एक्सप्लेन करते हैं एक इवेंट्स को जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे वो करेंगे क्वीन विक्टोरिया। उस समय की जो क्वीन हुआ करती थी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो क्वीन थी वहां की ब्रिटेन की, उनका नाम था क्वीन विक्टोरिया। और क्वीन विक्टोरिया एक प्रोक्लेमेशन करती है, एक उद्घोषणा करती है, एक घोषणा करती है 1858 में। ठीक है, 1858 में रिवोल्ट खत्म हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो गया है। उसके बाद क्वीन का क्या होता है, प्रोक्लेमेशन होता है, उनकी एक उद्घोषणा होती है, उनके द्वारा एक पोस्ट को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ऑन नवंबर 1 1858, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग सेंट फोर्थ द रॉयल प्रोक्लेमेशन in the grand darbar at Allahabad, which Queen Victoria intimated that she had assumed the direct government of India। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं, इलाहाबाद के दरबार में, इलाहाबाद के भव्य दरबार में क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन होता है,
ठीक है, उसकी घोषणा करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन होता है उसे डिक्लेयर किया जाता है, उसे बताया जाता है। ठीक है, दिस प्रोक्लेमेशन ऑल्सो सेट फोर्थ प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिया वॉज टू गवर्न इन फ्यूचर। ठीक है, इसी प्रोक्लेमेशन में बताया जाता है, इसी उद्घोषणा में बताया जाता है कि भविष्य में भारत में किस तरह से शासन होगा, भविष्य में भारत में ब्रिटिश पॉलिसी क्या होगी शासन की। ठीक है, ये सारी बातें बताई जाती है। एंड द ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज एंड द प्रिंसेस, साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी इंडियंस के लिए, साथ ही इंडिया में जो प्रिंसेस थे, जो राजा महाराजा थे, उनके साथ क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी पद्धति, ये सारी पॉलिसीज को डिक्लेयर किया गया, डिस्क्लोज किया गया था बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले पॉइंट क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखे जाते हैं। all trustees and engagements, all treaties and engagements of East India Company with princely states would be maintained and honored। ठीक है, तो जितने भी भारतीय प्रांत थे, भारतीय जो देशी रियासतें थी, जितने भी रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो संधियां करी हैं, जो समझौते करे हैं, जो भी ट्रीटीज हुई है, जो भी इंगेजमेंट हुए हैं, उनका उसी तरह से सम्मान किया जाएगा, उन्हें मेंटेन रखा जाएगा, उन्हें नियमित रखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश रूल ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया है और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल शुरू हो गया है, तो जो पुरानी संधियां और समझौते थे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो जो संधि और समझौते हुए थे EIC के दौर में, उन्हें उसी तरह मेंटेन रखा जाएगा, उनका उसी तरह सम्मान किया जाएगा। ठीक है, देयर विल बी नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ अर्स्टवाइल EIC। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी फर्दर या आगे का एक्सपांशन नहीं किया जाएगा, आगे और विस्तार की जो नीति थी, जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, उसे आगे नहीं अपनाया जाएगा। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय एम्पायर था, जो साम्राज्य था, वही बने रहने दिया जाएगा। नो इंक्रोचमेंट ऑन ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, तो कोई भी और ज्यादा देखा जाए तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो भारतीय राज्य थे, उनमें इंटरफेयर नहीं होगा, उनकी टेरिटरीज में हमले नहीं होंगे। would be allowed and no encroachment will be done by British on territories of others। तो साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा दूसरी टेरिटरीज में भी हमला नहीं होगा और ना ही ब्रिटिश टेरिटरी में इंक्रोचमेंट अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश टेरिटरी में अगर कोई इंक्रोचमेंट करता है, कोई अंदर आने की कोशिश करता है, हमले करता है, तो वो अलाउ नहीं है। साथ ही ब्रिटिशर्स भी दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनमें हमले नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पॉलिसी होगी। द राइट, डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ नेटिव प्रिंसेस वुड बी रिस्पेक्टेड एज आर ऑन। तो जो भारतीय प्रांत के रूलर्स थे, प्रिंसेस थे, राजा महाराजा थे, उनका उसी तरह सम्मान किया जाएगा, उन्हें एक रिस्पेक्ट दी जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह में या उसे कंट्रोल करने में, उसे दबाने में अगर ब्रिटिशर्स की सबसे ज्यादा हेल्प अगर किसी ने की थी तो वो इंडियन प्रिंसली रूलर्स थे, भारतीय प्रांतों के शासक थे, और उन्हीं के फलस्वरूप, उन्हीं के हेल्प या उन्हीं के सपोर्ट के कारण रिवोल्ट जो है कंट्रोल हो पाया है, रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स संभल पाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए भारतीय प्रांतीय रूलर्स के साथ, शासकों के साथ एक सद्भावनापूर्ण नीति को अपनाने की बात कही गई। expressed the desire that British subjects enjoyed prosperity, social advancement and that can't be only secured by internal peace and good government। तो यहाँ पे ये बात बोल दी गई है, यहाँ पे समझा दिया गया है, यहाँ पे ये एक्सप्रेस किया गया है कि जो ब्रिटिश रूल अब इंडिया में होने वाला है उसमें प्रोस्पेरिटी, सोशल एडवांसमेंट का खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा, शांति और गुड गवर्नमेंट यानी अच्छा शासन किया जाएगा। bound to native of Indian territories by some same obligations which bind us other subjects। ठीक है, admission of service offices of government without discrimination on race or creed। जो गवर्नमेंट की पद थे, जो गवर्नमेंट की पोस्ट थी, उस पे बिना जाति, बिना रंग के भेदभाव के उन पर नियुक्ति की जाने लगेगी। एमनेस्टी ऑफ ऑल एक्सेप्ट दोज हु हैड डायरेक्टली टेकन पार्ट इन द मर्डर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो यहाँ पे सभी इंडियंस को एक साथ एक रूप में क्या दी जाएगी, उन्हें सभी को माफी दे दी जाएगी।
तो यहाँ पे देखिए रिवोल्ट हुआ था 1857 का, जिसमें कई सारे इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था। उन सभी को एक साथ एक समूह के रूप में क्या बोला गया है, माफी दे दी जाएगी, उन्हें माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। सिवाय किन्हें माफी नहीं मिलेगी, जिन्होंने डायरेक्टली मर्डर्स किए थे, किलिंग करी थी ब्रिटिशर्स की, तो उन्हें छोड़कर बाकी सभी को क्या करेंगे, माफी दे देंगे एक सामूहिक रूप से। द एबोव प्रोक्लेमेशन वॉज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो प्रोक्लेमेशन किया गया था ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया के माध्यम से, इसे कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियंस। भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है प्रोक्लेमेशन ऑफ दी क्वीन विक्टोरिया। अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि मैग्ना कार्टा बता चुका हूं, लेकिन कई सारे मैग्ना कार्टा यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री के इस पूरे के पूरे क्लास में, ठीक है। जैसे हम 1717 की बात करते हैं, जब 1717 की बात करते हैं, तो 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा जो शाही आदेश जारी किया गया था, जो रॉयल ऑर्डर इशू किया गया था, उसे कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1717 में जारी किया गया शाही आदेश, ठीक है। जो किसने जारी किया था, जो जारी किया था फर्रुखसियर ने, तो वो EIC का मैग्ना कार्टा था। अभी हमने डिस्कस किया वुड्स डिस्पेच या वुड्स का प्रस्ताव, जिसके द्वारा एजुकेशन के सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए हैं, शिक्षा के मामलों में सुधार किए गए हैं, जिसे कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो मैग्ना कार्टा डिस्कस किए, एक फर्रुखसियर वाला मैग्ना कार्टा और एक यहाँ पे हम वुड्स के डिस्पेच के मैग्ना कार्टा की बात कर रहे हैं। तीसरा मैग्ना कार्टा यहाँ पे हम देख रहे हैं जो क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन किया है, और इंडियन प्रिंसेस, भारतीय प्रांत के राजाओं, साथ ही जो इंडियन पब्लिक के साथ, भारतीय जनता के साथ जो पॉलिसीज रहेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसमें उन्होंने जो बातें बताई है और इंडियंस के राइट्स का जो ध्यान रखा गया है, ठीक है, उसके लिए इस प्रोक्लेमेशन को कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है, भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कौन कौन से मैग्ना कार्टा हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और मैग्ना कार्टा की बात करें जो इंडिया की हिस्ट्री से या इंडिया के इतिहास से संबंधित हैं, तो एक और मैग्ना कार्टा होता है जो 1882 में 1882 में होता है, जिसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसके प्रस्ताव को, तो एक गवर्नर जनरल हुए थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने जो प्रस्ताव दिया था 1882 में, उस प्रस्ताव के द्वारा जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, जो स्थानीय सरकारें थी, उनका डेवलपमेंट होता है, उनमें ग्रोथ मिलती है, उनके अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है, तो उसे कहा गया मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, वुड्स डिस्पेच इज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इन 1854। एज इट इज हम बात कर रहे हैं 1717 द मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यही हम बात कर रहे हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पब्लिक, दैट इज द प्रोक्लेमेशन ऑफ द ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट 1882 द प्रपोजल इशूड बाय लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पे मैग्ना कार्टास कौन कौन से हैं वो आप लोगों को क्लियर है और ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं और क्या इवेंट्स हुए हैं और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है इनके समय पर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, उसे क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। एंड ऑफ ईस्ट इंडियाज आर्मी, ईस्ट इंडिया की सेना को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और एक फाइनल उन लोगों का एक मीटिंग होती है, फाइनल उन लोगों का एक समिट होती है, और 1 सितंबर 1858 को 1 सितंबर 1858 को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी वो पूरी तरह से ब्रिटिश आर्मी में समाहित कर दी जाती है। वो जो आर्मी है वो बन जाती है अब ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी अब कहलाएगी ब्रिटिश आर्मी। अब क्या कहलाएगी, ब्रिटिश आर्मी। पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, अब वो कहलाएगी ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। तो ईस्ट इंडियन कंपनी की सेना अब बन जाती है ब्रिटिश आर्मी, और ये होता है सितंबर 1 1858, 1 सितंबर 1858 को विद द क्वींस प्रोक्लेमेशन, जहां पे क्वीन ने ये अपना उद्घोषणा की थी। आर्मीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सीज्ड टू एग्जिस्ट एंड फोर्स इन इंडिया वर इनकॉर्पोरेटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी। द इंडियन सिपाही वर इनलिस्टेड इन द रेगुलर सर्विस ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। तो भारतीय सैनिक भी अब जो है ब्रिटिश आर्मी के भाग बन गए हैं, ब्रिटिश सेना के हिस्सा बन गए, ठीक है। आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, जो पास होता है 1858 में।
तो जो 2 अगस्त 1858 को पास हुआ था, क्योंकि आप सभी को पता है रिवोल्ट जो चला था 57 का, वो लगभग जून तक चला था। जून 1858 तक रिवोल्ट चला था। फाइनली ग्वालियर में ये रिवोल्ट कंप्लीट होता है, खत्म होता है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास हुआ था वो अगस्त 2 1858 को हुआ था। चलिए, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में होने वाला एक इंपॉर्टेंट इवेंट जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इस अधिनियम के क्या क्या प्रावधान थे उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रावधान, सबसे पहली बात तो हम ये कर लें कि ये 2 अगस्त 1858 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था। ठीक है, शाही जो परमिशन है वो मिली थी, रॉयल असेंट यहाँ पे मिल गई थी इस एक्ट को। ठीक है, और ये जो अधिनियम है ये फोर्स में कब से आया था, लागू कब से हुआ, तो 1 नवंबर 1858। ठीक है, पार्लियामेंट से पास हुआ है 2 अगस्त 1858 को, और फोर्स में आता है, लागू होता है 1 नवंबर 1858 1858 को। तो 1 नवंबर 1858 को यह अधिनियम क्या माना जाता है, फोर्स में या लागू माना जाता है। ठीक है, दिस एक्ट प्रोवाइडेड लिक्विडेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिटिश क्राउन। इस अधिनियम का सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रावधान है वो ये है कि इस अधिनियम के अनुसार जो EIC थी उसे लिक्विडेट कर दिया जाता है, उसका लिक्विडेशन हो जाता है, यानी कि EIC समाप्त हो जाती है, और जो पावर है शासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, या हम बोल सकते हैं ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, तो सबसे पहला प्रावधान ये है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें, कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदुओं की बात करें, दैट इज रिलेटेड टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, द पावर ऑफ EIC कंपनीज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अभी तक हम देखते थे कि भारत में प्रशासन करने के लिए, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी उनमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जो कि इनिशियली 24 थे, बाद में जो है इनके नंबर्स घटकर 18 हो जाते हैं बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या होता है कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यों का एक ग्रुप बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बाय द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है 6 सदस्यों का। ठीक है, जो 1784 में पास होता। अब ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन थी इनका अब कोई महत्व नहीं बचता है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के प्लेसेस पर हम क्या करते हैं, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक नए ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, और जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है उसे कहा जाता है इंडियन सेक्रेटरी, और उसके साथ में कुछ लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है, कुछ लोगों की एक काउंसिल बनाई जाती है जिसे कहा जाता है इंडियन काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, द पावर ऑफ EIC कंपनीज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वुड बी नाउ एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इन दोनों की अगर बात करें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्लस दूसरा जो था वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के प्लेस पर अब जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया है वो ऑफिसर है आपका कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, कौन अपॉइंट किया गया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, एक मुख्य सचिव या राज्य के सचिव की नियुक्ति की गई है, एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये अकेला रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं होगा, इसके साथ में एक काउंसिल अपॉइंट की जाएगी। ठीक है, जिसे कहा जाएगा इंडियन काउंसिल या भारत परिषद। इस भारत परिषद में होंगे 15 मेंबर। ठीक है, दिस न्यू ऑफिस वाज क्रिएटेड टू एक्सरसाइज द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, ये भारतीय प्रशासन के लिए एक सुप्रीम अथॉरिटी है, कंप्लीट अथॉरिटी के रूप में अब ये कार्य करेंगे। ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये जो मेंबर होगा, ये जो सेक्रेटरी होगा, ये क्या होगा, ये होगा मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट।
ठीक है। इट मींस ब्रिटेन की पार्लियामेंट का यहाँ पे प्रभुत्व आप लोग देख सकते हैं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का कंट्रोल देख सकते हैं कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो मेंबर ही कहाँ का है, वो मेंबर है ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक व्यक्ति को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे हेल्प करने के लिए, इसकी मदद करने के लिए क्या होता है, एक काउंसिल बनाई जाती है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज टू बी असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। तो यहाँ पे 15 मेंबर की काउंसिल बनाई जाती है, 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई जाती है। इस काउंसिल को कहा जाता है इंडियन काउंसिल। अब ये एक अथॉरिटी है, ये एक टीम है जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, भारत के प्रशासन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरी तरह से उत्तरदायित्व है, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया was to be assisted by the council of 15 members. More than 50% members of this council ought to have lived in India for at least 10 years. इन 15 मेंबर्स में अगर बात की जाए तो लगभग 50% मेंबर जो हैं वो ऐसे होना चाहिए, इन 15 सदस्यों में से 50% सदस्य ऐसे होने चाहिए जो लगभग 10 ईयर्स तक, जो लगभग 10 सालों तक इंडिया में क्या किए हों, जो लगभग 10 सालों तक भारत में रहे हों, जिन्हें भारत में रहने का, भारत के प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हुआ हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है। द ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुड आस्क क्वेश्चंस फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये मेंबर है पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, इसलिए इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ब्रिटेन की पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वो क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, उससे प्रश्न पूछ सकते हैं रिलेटेड टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन, या भारत में अगर कोई घटना घटी है, इंडिया में अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसके लिए डायरेक्टली जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होगा वो होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और उससे ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सदस्य क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे जवाब ले सकते हैं कि आखिर इंडिया में ये जो हुआ है इसके पीछे बेसिक कॉज क्या है, बेसिक रीजन क्या है, आखिर ये क्यों हुआ है, ठीक है। द गवर्नर जनरल टू वर्क एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। वहीं हम बात करें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तो वो एज इट इज कार्य करते रहेंगे, एज इट इज फंक्शन करते रहेंगे, और वो अब रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके प्रति, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति अब ये रिस्पॉन्सिबल है और हमारे देश का प्रशासन का संभालेंगे, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे जैसा पहले होता था, ठीक है। A new office of Viceroy was created to work as a diplomat to partially with the princely states, ठीक है। साथ ही साथ जो वायसराय है उसके लिए एक और ऑफिस बनाया गया है एज अ डिप्लोमेट टू पार्ले विथ द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो ये एक और कार्य मिल जाता है वायसराय को। हालांकि हम वायसराय, अच्छा ये चीज भी ध्यान रखिएगा, 1858 के बाद क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके नाम, उसके इस पद में का जो नाम है वो चेंज होकर वायसराय हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वायसराय जो है वो डायरेक्टली किसका प्रतिनिधि माना जाता है, डायरेक्टली किसके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि माना जाता है, अपॉइंट किया गया प्रतिनिधि माना जाता है, तो ब्रिटिश क्राउन, इसलिए अब यहाँ पे नाम हो गया है वायसराय। वायसराय वाज मेड रिस्पॉन्सिबल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। वायसराय किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, वायसराय का उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, तो वो होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यानी ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है इसके अधीन कौन होगा, इसके अधीन होगा वायसराय, ठीक है। तो वायसराय जो है वो किसके कंट्रोल में, किसके अधीन में रहकर कार्य करेगा, तो वायसराय करेगा आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो किसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए उत्तरदायी रखता है, तो वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। एज इट इज अगर वायसराय की बात करें तो वायसराय के साथ में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो अभी भी है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 दस रिजल्टेड इन हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब आप लोग देख रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, धीरे धीरे केंद्रीकृत जो सिस्टम है वो बनता जा रहा है, ठीक है। फर्दर इट वॉज अ फॉर्मल चेंज एंड डिड नॉट ब्रिंग एनी सब्सटेंशियल चेंज इन लिव्स ऑफ इंडियन पीपल। तो यहाँ पे हम बात करें सारा सब कुछ हुआ है, लेकिन भारतीयों का जो जीवन स्तर था, इंडियंस का जो लाइफ स्टैंडर्ड था, जो जीवन का स्तर था, उसमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन इंडियंस के जीवन में, इंडियंस की कंडीशंस में कोई भी रिफॉर्म्स, कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, जिसके इंपोर्टेंट प्रोविजंस जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि भारत का जो प्रशासन था वो EIC से ट्रांसफर करके मिल जाता है ब्रिटिश क्राउन को। दूसरी चीज, अब यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और साथ ही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसकी जगह पर यहाँ पे बनाया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
साथ ही उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल या इंडियन काउंसिल बनाई जाती है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम जो है वायसराय के रूप में हो जाता है और वायसराय ही इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन वायसराय अगर देखा जाए किस अथॉरिटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है तो वो होगा किसके अंतर्गत, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंतर्गत। ठीक है, ये सारी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, एक टॉपिक जो इनके समय पर हुआ है, इनके टाइम पीरियड में हुआ है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की अगर बात की जाए, अब ये जो अधिनियम था इसमें हम देखते हैं तो इसमें बेसिकली सबसे ज्यादा रोल जो अगर किसी का रहा था तो वो किसका रहा था, लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के रिकमेंडेशन पर ये अधिनियम जो है पास किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से। इन 1861 द पार्लियामेंट पास द इंडियन काउंसिल एक्ट। विद दिस एक्ट द ओवरबर्डन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल प्रोवाइडेड अ 5th मेंबर। तो यहाँ पे क्या होता है कि वायसराय जो आप लोग समझते हैं इतने दिनों से, जिसे हम गवर्नर जनरल बोला करते थे, इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसमें अभी तक अगर बात की जाए तो 4 सदस्य हुआ करते थे। इसमें कितने मेंबर हुआ करते थे, 4 मेंबर हुआ करते थे। जैसे हमने बात की 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, इसमें चौथा सदस्य जोड़ा गया था एक लॉ मेंबर के रूप में, एक विधि सदस्य के रूप में। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट में उसे एक परमानेंट मेंबर कंसीडर कर लिया गया था और उसकी पावर लगभग सेम हो गई थी। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक और मेंबर को क्या किया गया, ऐड किया गया है एज अ फाइनेंस से रिलेटेड कार्य करने के लिए। फाइनेंशियल मेंबर भी फाइनेंस मेंबर के रूप में हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वायसराय की इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1 more member was added, एक और सदस्य को जोड़ा गया है। दैट मेंबर इज कंसीडर एज द फाइनेंशियल मेंबर। ठीक है, वित्त से संबंधित मामलों को संभालने के लिए एक मेंबर ऐड होता है। ठीक है, एंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉस एडिशन ऑफ 6 to 12 मेंबर वाज मेड। ठीक है, अगर बात की जाए कि कानून वगैरह बनाने के लिए, लेजिस्लेटिव से रिलेटेड कार्य करने के लिए, तो वो हमें पता है 6 से 12 मेंबर्स का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले से ही थी। ठीक है, सम न्यू पावर्स वर असाइन टू गवर्नर जनरल फॉर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और कई तरह के अधिकार दिए गए हैं गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल का मतलब है वायसराय। ठीक है, गवर्नर जनरल बार बार जो टर्म है वो एक्चुअली डिनोट कर रहे हैं किसे, वायसराय को। तो वायसराय को या गवर्नर जनरल को और भी कई अधिकार दिए गए हैं जिससे कि वो अपने कार्यों को और सरलता से कर सकें, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना रहे, और इस बर्डन को कम करने के लिए 5वां मेंबर अपॉइंट किया फाइनेंस मेंबर के रूप में, और कई अधिकार दिए गए जिससे कि उनका जो कार्य है, जो वर्किंग है, वो क्या हो सके, सरल हो सके। ठीक है, दिस एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल टू डेलीगेट स्पेशल टास्क टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इन्हीं शक्तियां जब मिलती है, जब एक्स्ट्रा पावर मिलती है गवर्नर जनरल को, इट मीन्स वायसराय को, तो वो अपनी इस पावर का यूज करते हैं और क्या करते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक एक मेंबर को अलग अलग टास्क प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मेंबर को अलग अलग कार्य सौंप दिया गया है। इस सिस्टम की बात की जाए, इस पद्धति की बात की जाए, तो इसे ही कहा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसके तहत अलग अलग विभाग बांट दिए गए थे, अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अलग अलग मेंबर को, और यहीं से शुरू होती है भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की, विभागीय प्रणाली की। ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल दस बिगेन द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। तो यहां से आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब होती है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत ही कब हुई है, ये सिस्टम की शुरुआत हुई है 1861 में। 1861 में जब इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, उसी अधिनियम के अनुसार भारत में क्या होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम की भी हो जाती है क्या, शुरुआत, पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंडिया में आ जाता है। ठीक है,